371 रन बनाने के बावजूद टीम इंडिया इंग्लैंड से टेस्ट मैच कैसे हारी? तो उसकी तीन बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह है कि पहली इनिंग में टीम इंडिया की बैटिंग का कोलैप्स होना। 430 पे 3 खिलाड़ी आउट थे। ऐसे में लग रहा था कि टीम इंडिया ऑलमोस्ट 550 600 का टारगेट सेट करने वाली है, मगर वहां पे जबरदस्त कमबैक इंग्लैंड की बॉलिंग का। 40 रन पर 7 विकेटें। क्या नायर, क्या जडेजा, क्या वो क्या कहते हैं उनका लोअर ऑर्डर, सारे ही ढेर हो गए। वो एक बड़ा सेटबैक था टीम इंडियन बैटिंग के लिए। दूसरी वजह, जब टीम इंडिया बॉलिंग के लिए आई तो बॉलिंग का साथ फील्डिंग यूनिट ने नहीं दिया। 4 कैचेस एक दिन में छोड़े और 3 नो बॉलिंग की। अगर वो ना की जाती तो डेफिनेटली आप इंग्लैंड को 350 या 300 के अराउंड बॉट पकड़ सकते थे। 100-150 की लीड टेस्ट में बहुत होती है। 6 रन की लीड का कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है कि दोनों पार्टियां सेम पेज पे हैं, दोनों की एक ही जैसी कारकर्दगी है। अब आपने कितने कैच छोड़े, कितनी नो बॉल्स की, इसमें दूसरी टीम का तो कोई कसूर नहीं है ना। ये गलती टीम इंडिया की थी। तीसरी बड़ी वजह कि जब ये दूसरी इनिंग में 371 रन को डिफेंड करने आए तो मोस्ट सीनियर बुमराह के बाद सिराज थे। सिराज ने कोई विकेट ही नहीं ली दूसरी इनिंग में। बॉलर ने राइट लेंथ पे बॉलिंग ही नहीं की। अब जैक क्रॉली जैसे प्लेयर को, जो कि बहुत सुस्त खेलता है, बाकी प्लेयर बेसबॉल की जानिब जाते हैं। इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में ऑलमोस्ट पर ओवर बाकी टीमें 2-2.5 की एवरेज से रन बनाती हैं। इंग्लैंड वाहिद टीम है जो 5, 5.5, 6 के रन रेट से रन बनाती है। मगर जैक क्रॉली जो है ना, वो अपनी मर्जी की ठंडी क्रिकेट खेलता है, टेस्ट क्रिकेट खेलता है जय रूट की तरह। बेन डकेट वो तेज खेलते हैं। तो टीम इंडिया ने विकेट लेने की शायद कोशिश ही नहीं की, या फिर यूं कह लें कि टीम इंडिया की बॉलिंग में बुमराह के अलावा कोई दमखम भी नहीं था। तो अब अगले मैच में टीम इंडिया क्या करेगी? सबसे बड़ा सवाल यह है ना कि कृष्णा को रन पड़े, शार्दुल ठाकुर को रन पड़े, तो अब बुमराह को और सिराज को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि सिराज मोस्ट एक्सपीरियंस है बुमराह के बाद, तो वो टीम में लाजम रहेगा। अगले मैच में या तो शार्दुल ठाकुर बाहर बैठेगा या फिर बाहर बैठेंगे कृष्णा साहब। इन दोनों में एक मुझे यूं लगता है कि जरूर बैठेगा। हालांकि गौतम गंभीर ने कहा है कि ये एक लंबी सीरीज है, अगस्त तक चलेगी, 5 मैचों की सीरीज है, तो पहले मैच से नतीजा अखज करना या किसी को बाहर बिठा देना या बॉलिंग पे उंगलियां उठाना ठीक नहीं है। मगर ये मैच हारने वाला नहीं था। इस पे सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि 371 रन, 100 ओवर और वेदर भी आपके हक में जा रहा हो और ड्यूक का बॉल भी 60-70 ओवर बॉलरों को हेल्प करे, तो उसके बावजूद अगर आप इंग्लैंड बैटिंग को तंग नहीं कर सकते, आप इंग्लैंड बैटिंग को नहीं हटा सकते, गिरा सकते हो, तो फिर आपका बॉलर, आपकी मैनेजमेंट, आपका कप्तान नकम्मे है। इसकी और कोई दूसरी बड़ी वजह नजर ही नहीं आती। कम से कम अब फाइट तो दिखाते हैं। जिस तरह की अप्रोच इंग्लैंड ने अपनाई है, इस तरह की अप्रोच में बॉलिंग के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं कि वो आपको पकड़ सके, आपको आउट कर सके। मगर ये ऑप्शन तब आपको अच्छे लगते हैं जब आपका बॉलिंग यूनिट आपके प्लान के मुताबिक बॉलिंग करे। जब राइट लेंथ पे बॉल हिट करती है ना, तब बैट्समैन को परेशानी होती है। एक आधी राइट लेंथ पे बॉल बॉलर को, बैट्समैन को परेशान नहीं करती, टीम को परेशान नहीं करती, एक आधा ओवर भी वन के परेशान नहीं करता। लेकिन कंटिन्यूसली आप एक ही लेंथ पे बॉल करेंगे ना, तो आपको गारंटी है कि विकेट मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वो जो सामने खेल रहा है ना, वो भी इंसान है, वो भी एग्जॉस्टेड होगा, वो भी
चिढ़ेगा कि यार काहे इसको मैं नहीं मार पा रहा। बुमराह को बड़ा कैलकुलेटेड होकर खेला उन्होंने, रिस्क लेके मारा है। हालांकि बुमराह जिस तरह का बॉलर है, जिस तरह का उसका स्लगी एक्शन है, उसको अटैक करने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन उसके बावजूद कल 3 की इकॉनमी से उसे फेंटा पड़ा है। तो ये टीम इंडिया के लिए सोचने वाली बात है। अब अगर या तो कृष्णा बाहर बैठते हैं या फिर शार्दुल ठाकर बाहर बैठते हैं, तो फिर वापस कौन आएगा? वापस मेरा ख्याल है कि आएंगे अर्शदीप सिंह। उनका टेस्ट डेब्यू होगा। व्हाइट बॉल में तो वो बहुत अच्छे हैं, रेड बॉल में वो क्या करते हैं ये देखना बाकी होगा। एक लिमिटेड क्रिकेट में ओवर करना एक अलग बात होती है, और टेस्ट में लगातार 40, 30, 25 ओवर करना आसान नहीं होता। और फिर लोग कहते हैं कि उसकी स्पीड कम है। उसकी स्पीड है 136, 38, 40 के अराउंड बॉल। बाकी भी तो कोई 200 की स्पीड से बॉल नहीं फेंक रहे ना। और स्पीड मैटर नहीं करती जब आपकी बॉल आपको रिजल्ट दे रही हो। तो टीम इंडिया सोचेगी कि यार कृष्णा को बाहर बिठाएं या शार्दुल ठाकुर को बाहर बिठाएं, किसको बिठाएं, ये इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कृष्णा जो है ना वो राइट लेंथ पे बॉल डालना जानता है। कृष्णा ने ही दूसरी इनिंग में थोड़ी सी वापसी की थी, लगातार 2 विकेटें ऊपर नीचे लेके, तो टीम इंडिया का थोड़ा मोमेंटम बना था। वहां पे अगर बुमराह, सिराज कोई दूसरा आके हेल्प करता, विकेट निकल आती, तो डेफिनेटली एक बड़ा सेटबैक होना था इंग्लैंड के लिए। लेकिन नहीं हो सका ना, कि मेंटली जब आप हार जाते हैं, यहां से आप हार जाते हैं, तो फिर जीत का कोई चांस बाकी नहीं रहता। जीतने के लिए मेंटली आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। जब आपका कप्तान, जब आपकी टीम, आपका मैनेजमेंट हार जाए ना, फिर क्या पीछे बचता है। और जीत के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है। और इंग्लैंड जो है ना पहले दिन से कन्विंस था कि अगर हमें जो भी टारगेट मिलेगा, हम उसे चेस करने जाएंगे। उनको अपनी एबिलिटी का पता था कि हम चेस कर सकते हैं, शायद इसीलिए टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया। आप हदफ दे रहे हो तो आखिर पे आप कहते हैं कि यार हम 10-15 रन शॉर्ट थे, लेकिन जब आप हदफ चेज कर रहे हो तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि 10-12 रन बोर्ड पे अगली टीम ने ज्यादा लगाए, हम नहीं बना सके। तो फिर इसका मतलब है कि आपने सारी स्ट्रेटेजी, अपनी गेम प्लान जो है ना उन रन के अकॉर्डिंग बनानी है। कौन सा प्लेयर जाके अटैक करेगा, कौन सा प्लेयर विकेट रोकेगा, कौन से प्लेयर की क्या जिम्मेदारी होगी, वो स्कोर बोर्ड देखकर आप अंदाजा लगाते हैं। सो इंग्लैंड ने वो अंदाजा लगा लिया था किसको चार्ज करना है, किसको थोड़ा चार्ज करना है और किसके खिलाफ तेज रन बनाने हैं। इस वजह से इंग्लैंड डोमिनेट कर पाया। अब देखते हैं कि अगले मैच में टीम इंडिया क्या करती है।